अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। व्यूवर्स, आज के इस व्लॉग में हम बीपी से मुताल्लिक जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि कॉमन इशू बन चुका हुआ है। और कुछ एज फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ डाइट को बैलेंस नहीं हम कर पाते, उसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। समटाइम हमें पता नहीं होता बीपी हाई हो रहा है या लो हो रहा है। तो हम हो सकता है लो हों तो हाई की हम जो है उसकी जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो लेना शुरू कर देते हैं, या हाई हो तो लो की लेना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। आज की इस व्लॉग में हमारे साथ डॉक्टर आमिर अज़ीज़ हैं। मोबाइल के थ्रू हम उनसे कनेक्ट हैं। डॉक्टर साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीपी है क्या, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, और इसको इसकी जो इम्बैलेंसमेंट है उसकी वजूहात क्या हैं, क्या रीज़न है उसकी, और अगर हम घर में किसी को हो जाता है तो वो अपने हैंड पे उसको कैसे कंट्रोल किया कर सकता है, और क्या इसका कोई जो बीपी है इसका कोई डायरेक्ट हमारी एज फैक्टर के साथ भी कोई लिंक होता है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस ब्लॉग में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि बीपी से मुराद क्या है और इसके इम्बैलेंस होने की वजूहात क्या हो सकती हैं। जी, ब्लड प्रेशर को आसान से लफ्ज़ों में इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद आर्टरीज़ में जिस फ़ोर्स के साथ ब्लड मूव करता है, उसकी मेजरमेंट के नतीजे में जो वैल्यूज़ आती हैं, उसको ब्लड प्रेशर का नाम दे दिया जाता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में बात करें तो 120/80 mmHg की जो वैल्यू है ब्लड प्रेशर की, ये ऑप्टिमल वैल्यू होती है। लेकिन ये है कि अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू 140/90 mmHg से कम आती है तो फिर भी ये कंसिडर किया जाता है कि ये नॉर्मल रेंज में फॉल फॉल कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ वैल्यू है वो 140/90 mmHg की, अगर इससे ब्लड प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम कहेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हाइपरटेंशन है। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में आपने पूछा है कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो देखें, वजूहात के लिए हम कैटेगोरिकली इसको दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। फर्स्ट कैटेगरी जो है, जो 95% ऑफ केसेस में प्रेजेंट होती है, ये ऐसी कैटेगरी है ना कि जिसमें कोई स्पेसिफिक मेडिकल कॉज रूल आउट नहीं हो पाता, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाई, टेस्ट करवाए, लेकिन कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं मिला, तो इसके ऊपर जो लेबल लग जाता है वो इसेंशियल हाइपरटेंशन का लग जाता है। जो सेकंड कैटेगरी है, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कैटेगरी है। ये ऐसी कैटेगरी है कि जिसमें कोई स्पेसिफिक मेडिकल कॉज इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट के नतीजे में सामने आ जाता है। जो स्पेसिफिक कॉजेज़ या वजूहात इन केसेस में सामने आती हैं, उनमें जो सर फहरिस्त हैं, एक तो ये है कि कोई बंदा अगर शराब नोशी का शिकार है तो उसमें ब्लड प्रेशर हाई मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई बंदा मोटापे का शिकार है तो उसमें भी ब्लड प्रेशर रेज़ हो सकता है। कुछ ऐसी अद्वियात हैं, अगर उनका इस्तेमाल किया जाए उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ ट्यूमर्स हैं जिसकी बदौलत ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से कुछ ऐसे गुर्दों के मसाइल हैं कि जिसमें ब्लड प्रेशर रेज़ हो जाता है। और प्रेगनेंसी के भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाई बीपी की सूरत में उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। जी, इसकी जो मैनेजमेंट है ना, इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर लें, एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट और दूसरी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट आप ये समझ लें कि ये फ़र्स्ट एड मेजर्स है। अगर किसी के घर पे बीपी एकदम से शूट कर जाता है और आप फर्स्ट एड मेजर्स के तौर पे कुछ मेजर्स अपनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो उसमें जो पहली चीज़ है, आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप फ़ौरन से नीम गर्म पानी के साथ शॉवर ले लें या गुसल कर लें, तो उससे ये होता है कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। सेकेंडली, आप पेशेंट को कह सकते हैं कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप पेशेंट को बैठाएं, उसे कहें कि आप गहरा सांस लें, 2 सेकंड के लिए सांस अंदर रोकें और फिर छोड़ दें। तो ये आप जब रिपीटेडली करवाएंगे, इससे भी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। इसके अलावा थर्डली ये चीज़ है कि जो फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं, तो उसका अगर इस्तेमाल किया जाए उससे भी ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। इसके अलावा लहसुन का इस्तेमाल, ग्रीन टी, इवन ब्लैक टी, इससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है। सेकेंडली, जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है ना, इसको स्टेप वाइज फैशन में अप्लाई किया जाता है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इसमें पेशेंट को ये सुजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी सबसे पहले अपनी डाइट को मॉडिफाई करें। इससे मुराद ये है कि अपनी डाइट में नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये कहती हैं कि 2 से 3 ग्राम से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल एक दिन में बिल्कुल भी किसी सूरत भी ना करें, और एडिड साल्ट तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें।
सेकेंडली ये है कि पेशेंट को ये सजेस्ट किया जाता है कि चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, और थर्डली पेशेंट को ये बताया जाता है कि अपनी खुराक में जो नेचुरल फूड्स हैं, ख़ास तौर पे जो ये मौसमी फल होते हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसमें जो सेकंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज से मुतालिक है, कि पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि एटलीस्ट एक दिन के अंदर 30 मिनट तक की एक्सरसाइज आप अपनी मामूल का हिस्सा बना लें। तो इन सारे मयज़ को अगर अपनाया जाए तो इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर ये है कि फिर सेकंड स्टेप जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट का है, जिसमें कि डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट को एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो जिसकी मदद से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में इसकी अलामात, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर की जो अलामात या सिम्टम्स जिनके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, उनमें जो सर फहरिस्त हैं वो ये हैं कि मरीज़ को सर दर्द महसूस हो सकता है, जो कि मॉडरेट टू सीवियर इन इंटेंसिटी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को जो महसूस हो सकता है कि उसको अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लग गई है, जिसको कि मेडिसिन में हम पेल्पिटेशन का नाम देते हैं। इसके अलावा नेज़ल ब्लीड या खून, नाक से खून बहने की कंप्लेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह से एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को, या फिर सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो ये कुछ कंप्लेंट्स हैं जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के अंदर ये कोई भी अलामत या ये कोई भी सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे केसेस में अक्सर व बेशतर होता ये है कि ये पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की किसी कम्प्लिकेशन की वजह से प्रेजेंट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की जो कम्प्लिकेशन सर फहरिस्त है, उसमें फ़र्स्ट वन स्ट्रोक की है, जिसको कि आम या फिर लेमन लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि पेशेंट को फॉलेज का अटैक हो गया। तो इस फॉलेज के अटैक की या फिर स्ट्रोक की बहुत बड़ी रीज़न जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा जो सेकंड कम्प्लिकेशन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो दिल से मुतालिक है, में हार्ट अटैक है। तो इसकी भी बहुत एक बहुत बड़ी वजह, और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की है। तो ये कुछ अलामात या फिर साइंस हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके साथ हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट कर सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या हमारी उम्र के साथ हमारे ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ का भी कोई ताल्लुक है? जी जी बिल्कुल, एज या उम्र जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स में से है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर कॉज करने में मावन साबित होते हैं। तो होता यूँ है कि जो जो हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें कि खून बह रहा है, ये मुख्तलिफ़ तरह की इनमें चेंजेस आती हैं। इसका एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमारी जो ब्लड प्रेशर है इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होने लग जाती हैं। तो इसीलिए रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप 40 साल के बाद, कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक ये है कि हर साल 40 साल के बाद, हर साल के बाद अपना प्रॉपरली चेकअप करवाएं, ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाएं। और कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक ये है कि 40 साल के बाद आप 5 साल के बाद एटलीस्ट जो है वो अपना ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाएं, ताकि अगर कोई इस तरह का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने का केस है तो वो प्रॉपरली एंड टाइमली डायग्नोज हो सके, और फिर उसके बाद डायग्नोसिस के बाद ये है कि उसको मैनेज किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और आज की इस व्लॉग में हमने जो चीज़ें जानी वो बीपी से मुतालिक, और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, वो पहली चीज़ ये कि आपका जो बीपी है वो एज के हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा होता है, और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बताई वो ये कि एक्सरसाइज है, डेली 30 मिनट हमने एक्सरसाइज को जो है वो अपनी रूटीन में शामिल करना होगा। अपनों और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव व्लॉग के साथ हम मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।